नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। मंगलवार को शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, जहां बिकवाली का दबाव खासकर ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा रहा। कमजोर रुपए, कुछ कंपनियों के निराशाजनक अपडेट और निवेशकों की सतर्कता ने पूरे दिन माहौल को नेगेटिव बनाए रखा। सेंसेक्स करीब 534 अंक गिरकर 84,680 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 170 अंकों की कमजोरी रही और ये 25,860 पर फिसल गया। निफ्टी का 25,900 के नीचे बंद होना बताता है कि फिलहाल बाजार में मजबूती की कमी साफ दिख रही है। मार्केट ब्रेथ पूरी तरह कमजोर रहा, क्योंकि निफ्टी 50 के 50 में से 38 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसका मतलब यह है कि गिरावट सिर्फ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं की, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी। फ्रंटलाइन इंडिसेस के मुकाबले मिड और स्मॉल सेगमेंट में ज्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 करीब 502 अंक गिरकर 59,711 पर आ गया, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स में 427 अंकों की गिरावट रही और ये 59,035 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट की कमजोरी ने भी घरेलू शेयरों पर दबाव बढ़ाया। रुपये ने डॉलर के मुकाबले 91.08 का नया रिकॉर्ड लो छुआ और पिछले 5 कारोबारी सत्रों में ये 1% से ज्यादा टूट चुका है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी। मिड कैप स्पेस में पीबी फिनटेक, भारत डायनामिक्स, सेल और जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे शेयरों में 3% से 5% तक की गिरावट देखी गई। इंश्योरेंस सेक्टर खास तौर पर कमजोर रहा, जहां पीबी फिनटेक करीब 6% टूट गया। बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा, जहां शेयर 5% से ज्यादा गिरा। मैनेजमेंट की तरफ से तीसरी तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव बने रहने की बात कहे जाने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। आरबीएल बैंक के शेयर में भी 1% से ज्यादा की गिरावट रही। कंपनी ने जानकारी दी कि उसके सीएफओ भुवनेश थराशंकर 15 दिसंबर 2025 से पद छोड़ देंगे, जिससे स्टॉक पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला। भारतीय एयरटेल के शेयर में करीब 2% की तेजी रही। मॉर्गन स्टैनली द्वारा स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाए जाने से निवेशकों का रुझान इस शेयर की ओर पॉजिटिव बना। ब्रॉडर मार्केट में ई-पैक ड्यूरेबल्स ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और करीब 16% उछल गया। ये लिस्टिंग के बाद का इसका अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन रहा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली, जहां फैक्ट के शेयर करीब 5% चढ़े। संसद में वित्त मंत्री की तरफ से आए सपोर्टिव कमेंट्स ने इस सेक्टर को सहारा दिया। दूसरी ओर ओला इलेक्ट्रिक में भारी बिकवाली रही और शेयर करीब 8% गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। हिंदुस्तान जिंक ने भी 5 दिन की तेजी के बाद गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। वेदांता के शेयर में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, वो भी ऐसे समय में जब पूरा बाजार दबाव में था। इसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई एनसीएलटी से कंपनी की डी मर्जर स्कीम को मिली मंजूरी है, जिसे बाजार ने वेदांता के लिए एक मजबूत पॉजिटिव सिग्नल माना। वेदांता का डी मर्जर अब 5 अलग अलग कंपनियों में होगा। पहले 6 कंपनियों का प्लान था, लेकिन बेस मेटल बिजनेस को बाद में हटा दिया गया और अब रिवाइज्ड प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे अनसर्टेनिटी काफी हद तक खत्म हो गई है। वेदांता लिमिटेड पेरेंट कंपनी रहेगी, जिसमें हिंदुस्तान जिंक, जिंक इंटरनेशनल, टूटुकुड़ी का कॉपर बिजनेस और फैकौर का कारोबार शामिल होगा। यानी कोर और स्टेबल एसेट्स इसी कंपनी में बने रहेंगे। वेदांता एल्यूमिनियम पूरी तरह एल्यूमिनियम बिजनेस पर फोकस करेगी, जिसमें झारसुगुड़ा और बैल्को स्मेल्टर्स, लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी, सिजीमाली बॉक्साइट माइंस, कैप्टिव कोल माइंस और पावर प्लांट्स शामिल होंगे। वेदांता पावर के तहत तलवंडी साबो पावर का नाम बदलकर वेदांता पावर कंपनी किया जाएगा। इस इकाई में वेदांता के सभी मर्चेंट पावर प्लांट्स होंगे, जिससे पावर बिजनेस को अलग पहचान मिलेगी। वेदांता आयरन एंड स्टील के नाम से मैल्को एनर्जी को रीब्रांड किया जाएगा, जिसमें कंपनी का पूरा कैन ऑयल एंड गैस बिजनेस आएगा। यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक अलग लिस्टेड एंटिटी होगी। डीमर्जर के बाद एग्जिस्टिंग वेदांता शेयर होल्डर्स को हर एक मौजूदा शेयर के बदले 5 कंपनियों के एक शेयर मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी निवेशक के पास अभी 100 वेदांता शेयर्स हैं, तो डीमर्जर के बाद उसके पास कुल 500 शेयर्स होंगे, हर कंपनी के 100-100। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो अपने आईपीओ की तैयारी में है और सूत्रों के मुताबिक कंपनी दिसंबर में कॉन्फिडेंशियल रूट से ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर सकती है।
इस आईपीओ के जरिए ज़ेप्टो तहीब 75 से 80 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। पिछले 6 महीनों में ज़ेप्टो के ऑर्डर वॉल्यूम और नेट सेल्स वैल्यू में करीब 45% की ग्रोथ दर्ज की गई है। फिलहाल कंपनी रोजाना लगभग 20 लाख ऑर्डर्स हैंडल कर रही है, जो क्विक कॉमर्स में मजबूत पकड़ दिखाता है। ज़ेप्टो के पास करीब 7,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व बताया जा रहा है। दावा है कि पब्लिक मार्केट्स की ओर बढ़ रही न्यू एज कंपनीज जैसे स्विगी, मीशो और लेंसकार्ट में ज़ेप्टो की नेट कैश पोजीशन सबसे मजबूत हो सकती है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया चर्चा में है क्योंकि कंपनी को बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से बड़ा ईपीसी ऑर्डर मिला है। ये जानकारी कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद दी, इसलिए अगले ट्रेडिंग सेशन में असर दिख सकता है। ये प्रोजेक्ट माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में मंदिर और टूरिज्म डेवलपमेंट से जुड़ा है। इसका शिलान्यास अमित शाह और नीतीश कुमार ने किया था और इसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर 68 एकड़ में विकसित किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑर्डर का साइज 888 करोड़ रुपए है और इसे 42 महीनों में पूरा किया जाना है। ईपीसी मोड का मतलब है कि डिजाइन से लेकर निर्माण तक की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो मंगलवार को शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को कुल 345 करोड़ रुपए के नए वर्क ऑर्डर्स मिले हैं, जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर आईआईटी मंडी से 332.99 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा कांडला एसईजेड से 12.05 करोड़ रुपए का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। एनबीसीसी इंडिया का शेयर बीएसई पर 111.25 रुपए पर बंद हुआ, जो दिन में करीब 3.6% की गिरावट दिखाता है। आज एक्सिस बैंक के शेयर इसलिए गिरे क्योंकि बैंक के नतीजों में भले कोई बड़ा नुकसान नहीं था, एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे, लेकिन बाजार को आगे की कमाई को लेकर उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं दिखी। असली वजह निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर मैनेजमेंट का बदला हुआ मैसेज रहा। बैंक ने कहा कि निम सुधरेगा जरूर, लेकिन सी शेप्ड रिकवरी के तहत धीरे धीरे यानी अचानक उछाल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक्सिस बैंक का अनुमान है कि अगले 15 से 18 महीनों में निम करीब 3.8% तक पहुंचेगा। गाइडेंस कम नहीं की गई, लेकिन सुधार का टाइमलाइन आगे बढ़ा दी गई, जिससे यह साफ हुआ कि अगले कुछ क्वार्टर में मुनाफे की ग्रोथ सीमित रह सकती है। पहले से ऊंचे वैल्यूएशन, सिटी की न्यूट्रल रेटिंग और तुरंत बड़े अपसाइड की कमी के कारण शॉर्ट टर्म निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। सीख ये है कि बैंक मजबूत है, बस कमाई की रफ्तार अब तेज नहीं बल्कि धीरे और लंबे समय की हो गई है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में एंट्री की है और 75 साल पुराने ब्रांड सिल को दोबारा लॉन्च किया है। ये कंपनी के फूड्स बिजनेस का फ्लैगशिप ब्रांड होगा। सिल के तहत नूडल्स, जैम्स, केचप्स, सॉसेज और स्प्रेड्स की पूरी रेंज लाई जा रही है। शुरुआती नूडल्स 5 रुपए से शुरू होंगे और केचप 1 रुपए से उपलब्ध होगा। कंपनी का फोकस मास मार्केट पर है ताकि हर हाउस होल्ड तक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पहुंच सके। मिक्स्ड फ्रूट जैम 8 फलियों से बनाया गया है और 22 रुपए से शुरू होगा। सारेगामा इंडिया ने संजय लीला भंसाली की भंसाली प्रोडक्शंस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इस डील के तहत भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली सभी फिल्मों के म्यूजिक राइट्स तय फॉर्मूले के तहत सारेगामा को मिलेंगे, जिससे प्रीमियम कंटेंट की स्टेडी सप्लाई बनेगी। ब्रोकरेज फर्म्स एंटीक ने अदानी पावर लिमिटेड पर कवरेज की शुरुआत करते हुए स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और 187 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 30% अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक अदानी पावर एक मल्टी ईयर अर्निंग्स अपसाइकिल में प्रवेश कर रही है। कंपनी 2025 की 18.15 गीगावाट कैपेसिटी से FY33 तक 41.9 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने की योजना पर काम कर रही है। मंगलवार को अदानी पावर का शेयर 144 रुपए 77 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 1 महीने में स्टॉक में हल्की गिरावट आई है, लेकिन 2025 में ये अब तक 40% ऊपर बना हुआ है। डी-मार्ट फोकस में है क्योंकि CLSA में इस पर पॉजिटिव राय दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स का टारगेट प्राइस 6,300 रुपए रखा है, जो सोमवार के बंद भाव से करीब 64.7% का संभावित अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि रिटेल कंपनियों के शुरुआती विस्तार दौर में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। जैसे जैसे स्टोर खोलने की रफ्तार स्थिर होती है, फ्री कैश फ्लो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। आज शेयर 0.93% की तेजी के साथ 3,861 रुपए पर बंद हुआ।
एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड का शेयर लगातार चौथे सेशन में तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा और इंट्राडे में करीब 13% तक उछल गया। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक करीब 18% चढ़ चुका है। टेक्निकली स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के करीब पहुंच चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज 128 रुपये 86 पैसे और 100 डे मूविंग एवरेज 138 रुपये के आसपास है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को दिखाता है। ई-क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड ने अपने पहले से घोषित शेयर बायबैक में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने बायबैक प्राइस 4,500 रुपये से बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जबकि कुल बायबैक अमाउंट करीब 300 करोड़ रुपए के भीतर रखने के लिए शेयर्स की संख्या 6,66,666 से घटाकर 6,25,000 कर दी गई है। इस बदले हुए बायबैक के तहत ई-क्लर्क्स अपने टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का लगभग 1.31% हिस्सा वापस खरीदेगी। शेयर बीएसई पर 4,480 रुपये पर बंद हुआ, जो दिन में करीब 3.6% की गिरावट दिखाता है। ओला इलेक्ट्रिक में प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने बल्क डील के जरिए अपनी 0.6% हिस्सेदारी बेची है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 92 करोड़ रुपए रही और एवरेज प्राइस 34.99 रुपए प्रति शेयर रहा। इस सेल के बाद भी उनकी हिस्सेदारी करीब 30% के आसपास बनी हुई है, यानी कंपनी पर उनका कंट्रोल पूरी तरह बरकरार है। प्रमोटर स्टेक सेल को हर बार नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पर्सनल लिक्विडिटी या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा होता है। यहाँ स्टेक रिडक्शन बहुत सीमित है, इसलिए ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस या स्ट्रैटेजी को लेकर कोई बड़ा रेड फ्लैग नजर नहीं आता। एक्सो नोबेल इंडिया के शेयर में अगले सेशन में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर एंटिटी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज करीब 9% स्टेक ब्लॉक डील के जरिए बेचने की तैयारी में है। इस डील का साइज लगभग 1,290 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस 3,150 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो करंट मार्केट प्राइस 3,624 रुपए के मुकाबले करीब 13% डिस्काउंट पर है। शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ने से शेयर पर दबाव आ सकता है, लेकिन इसका मतलब कंपनी फंडामेंटल्स कमजोर होना जरूरी नहीं है। वीक मार्केट के बीच आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्मॉल कैप स्पेस में लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स पर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाई रेटिंग देते हुए 600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 45% अपसाइड दिखाता है। रिपोर्ट के बाद स्टॉक करीब 5% चढ़कर 414 रुपए पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक लग्जरी पोजिशनिंग, इंप्रूविंग ऑक्यूपेंसी और दुबई के पाम जुमेरा प्रोजेक्ट से मिलने वाली मैनेजमेंट फी FY28 से अर्निंग्स को सपोर्ट करेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए घटाने जा रही है। सरकार 38.51 करोड़ शेयर्स यानी करीब 2% स्टेक बेच रही है। साथ ही ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 1% स्टेक का भी ऑप्शन रखा गया है। ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 34 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस से करीब 7% डिस्काउंट पर है। इस सेल से सरकार करीब 2,200 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। ओएफएस 17 दिसंबर 2025 को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज ने NSDL पेमेंट्स बैंक में 4.95% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है, जिसके लिए 30.2 करोड़ रुपए का कैश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये डील करीब 93.74 लाख शेयरों की है और 60 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की सब्सिडियरी ग्लेनमार्क स्पेशलिटी SA ने जियांगशु हैंसो फार्मा के साथ कैंसर की दवा अमोलर्टेनिब को लेकर एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है। ये दवा फेफड़ों के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है। आज शेयर 1,966.50 रुपये पर बंद हुआ, जिसमें 1.0% की गिरावट आई। पिछले 1 ईयर में इस स्टॉक में लगभग 28% की तेजी देखी गई। ITC ने 2 अहम बोर्ड अपॉइंटमेंट्स को मंजूरी दी है, जिसमें अमिताभ कांत को 1 जनवरी 2026 से 5 इयर्स के लिए डायरेक्टर बनाया गया है। हेमंत मलिक को दोबारा डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और वे अगस्त 2026 से 2 साल के लिए फुल टाइम डायरेक्टर भी रहेंगे, जिससे मैनेजमेंट कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आज शेयर 402 रुपये पर बंद हुआ, जिसमें पिछले बंद भाव से 0.47% की मामूली तेजी रही। पिछले 1 ईयर में इस स्टॉक में लगभग 8.5% की गिरावट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.5% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है, जो मुख्य रूप से इसके म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे ग्रुप एंटिटीज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये मंजूरी 1 ईयर के लिए वैलिड है और इसमें ना कंट्रोल मिलेगा ना बोर्ड सीट, यानी ये पूरी तरह अरविंद फैशन के शेयर में मोतीलाल ओसवाल की बाय रेटिंग आई है, जहां नॉर्मल सिनारियो में 725 रुपए का टारगेट और बुल केस में करीब 114% तक अपसाइड बताया गया है। कंपनी के हालिया नतीजों में मार्जिन, रेवेन्यू और प्रॉफिट में सुधार दिखा है, इसलिए ब्रोकरेज को रिकवरी की उम्मीद है।
आयन एक्सचेंज इंडिया को करीब 205 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो इस साइज की कंपनी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि मार्जिन दबाव के चलते हालिया क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा घटा है, लेकिन ऑर्डर बुक मजबूत होने से शेयर में धीरे धीरे रिकवरी की उम्मीद बन रही है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ORGI से 148 करोड़ रुपए का AMC सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो रेगुलर रेवेन्यू को सपोर्ट करेगा। रेलवे सेक्टर में लंबे समय से करेक्शन चल रहा है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ऑर्डर फ्लो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कोल इंडिया को CAG ने 16 प्रोजेक्ट्स में भारी देरी को लेकर फटकार लगाई है, क्योंकि 3000 मेगावाट के टारगेट के मुकाबले दिसंबर 2024 तक सिर्फ 122.49 मेगावाट यानी करीब 4% ही इंस्टॉल हो पाया है। सरकार ने 2017 में ये जिम्मेदारी दी थी ताकि कंपनी नेट जीरो बने, लेकिन अब टाइमलाइन 2027-28 तक बढ़ानी पड़ी है। कोल इंडिया ने NTPC, NLC इंडिया और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर बनाई थी, फिर भी ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप मिलाकर सिर्फ 727 मेगावाट के ही वर्क ऑर्डर दिए गए हैं। CAG ने साफ कहा है कि कंपनी को अब इन प्रोजेक्ट्स पर फास्ट ट्रैक में काम करना होगा। भारत के एक्सपोर्ट्स नवंबर में जोरदार वापसी करते हुए 19.37% बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर पहुंच गए, जबकि इंपोर्ट 1.88% घटकर 62.66 बिलियन डॉलर रहा। इसका असर ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट घटकर 24.53 बिलियन डॉलर पर आ गया, जो पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी ने एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करीब 39% उछले। वहीं सोने का इंपोर्ट लगभग 59% गिरा। साथ में कच्चा तेल और कोयले की कम खरीद से भी इंपोर्ट बिल दबाव में रहा। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहा है और ब्रोकरेज इसे 1227 के आसपास बाय मान रहा है, जहां 1 से 2 हफ्तों में करीब 8% अपसाइड का अनुमान है। टाइटन में भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है और 3929 के भाव से 4237 तक का टारगेट दिया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक में हालिया तेजी के बाद 83 के ऊपर मजबूती दिख रही है और 90 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट बताया गया है, जबकि भारत डायनेमिक्स में कमजोरी बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें 1280 तक गिरावट की संभावना है, इसीलिए यहां सेल की सलाह